नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए 25 क्वेश्चन लेके आया हूं कंप्यूटर का। इसका पहला पार्ट डल चुका है, ये सेकंड पार्ट है। वीडियो आने में देरी हुई, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। लगातार हम लोग आप लोग के लिए वीडियो लेकर नहीं आ पाए, लेकिन मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ये जो 25 क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, इसके 4 सीरीज़ लाऊंगा। तो ये दूसरा है, इसके बाद 2 और लाऊंगा। ये 100 क्वेश्चन ये मानिएगा कि आपके जो कंप्यूटर सब्जेक्ट हैं लगभग वो कवर हो जाएगा। जितने भी टॉपिक्स रहते हैं कंप्यूटर में, मान के चलो आप एंटीवायरस ले लो। थिकनेस ठीक है कि और करना है? थिकनेस ठीक है, हाँ ठीक। तो एंटीवायरस हो गया, वायरस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, सॉफ्टवेयर्स हो गए, जो इनकी पीढ़ियाँ होती हैं कंप्यूटर्स की, वो सारी चीज़ें इन 100 क्वेश्चंस में कवर कराने की कोशिश करूँगा। तो वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और बेसिकली जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा उसके आसपास अभी आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी भी देते चलूँगा, तो कवर होते चले जाएगा। तो सभी वीडियो आप लोगों को देखना है और लगातार वीडियो मिलते रहे, इसके लिए सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को, ताकि अभी जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं जैसे कि सीजी जीके हो गया और उसके सीजी लैंग्वेज के एमसीक्यू हो गए, वो आप लोगों को मिलते रहे। तो अभी शुरू करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बनाता है। मतलब ऐसे प्रोग्राम के बारे में पूछ रहा है जो कंप्यूटर को चलाने के लिए आसान बनाता है। तो ऑप्शन में क्या क्या है आपके? एप्लीकेशन, यूटिलिटी, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें जो आपका यूटिलिटी है ये आपका सही आंसर होगा। यूटिलिटी क्या करता है? बेसिकली हम लोग जो यूज़ करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स हो गए या फिर बाकी जो सॉफ्टवेयर्स हो गए जो कंप्यूटर के अंदर आप लोग यूज़ करते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को एक बोलना चाहिए कि हेल्प करता है। किस प्रकार का उसका ग्राफिक्स होना चाहिए, किस प्रकार के आप फंक्शन को ऑपरेट कर पाए। तो यूटिलिटी आपका सही आंसर इसका होगा, जो कि प्रोग्राम को कंप्यूटर में प्रयोग करने में आसान बनाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन खाली स्थान पर उपलब्ध है। तो वर्ड मतलब एमएस वर्ड की बात कर रहे हैं। हाँ, तो एमएस वर्ड में ऐसा कौन सा प्लेस है जहां पर ये रिप्लेस ऑप्शन आपको देखने को मिलता है? आपका ऑप्शन है फाइल मेनू, व्यू मेनू, एडिट मेनू और फॉर्मेट मेनू। तो मान के चलो मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, कुछ भी ले लो, XYZ जो भी एक सेंटेंस है। अगर मेरे को इस सेंटेंस में से कहीं पर भी एक पोर्शन को हटाना है या रिप्लेस करना है, तो मैं क्या करूंगा? इसको सेंटेंस को एडिट करूंगा। तो वहां से आप लोग आसानी से पकड़ पाओगे। जैसे ये Y को हटाना है तो मैं इस सेंटेंस में क्या कर रहा हूँ? एडिट। तो एडिट मेनू में आपका रिप्लेस ऑप्शन देखने को मिलता है, तो वहां से ये याद रह जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? स्क्रीन मतलब मान के चलो ये एक कंप्यूटर है और ये बैकग्राउंड मतलब जिस पर ये चीज लिखा हुआ है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है ये पूछा जा रहा है। एप्लीकेशन, विंडो, डेस्कटॉप या फ्रेम। तो जब कभी भी आप कंप्यूटर पर ऑपरेट करते हैं या कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो जो सबसे पहला आपको दृश्य दिखाई देता है वो क्या रहता है? आपका डेस्कटॉप रहता है, जिस पर आप लोग वर्क करते हैं, उस पर ऑपरेट करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पेपर के दोनों तरफ स्वचालित रूप से प्रिंट करने की अनुमति देते हैं। तो प्रिंट मालूम है आप लोग, जब भी प्रिंट निकालते हो, जैसे अभी सहकारिता का पेपर है तो आप लोग अपना एडमिट कार्ड प्रिंट कराने जाएंगे, तो जनरली देखोगे इस पेज में सामने आपका प्रिंट रहता है, ठीक है। इसके पीछे भी प्रिंट कर सकते हो। अगर आप लोग नोट्स प्रिंट करा रहे हो तो उसके पीछे भी आप लोग क्या कर सकते हो? प्रिंट कर सकते हो। तो वही बोल रहा है कि स्वचालित रूप से प्रिंट करने की अनुमति किस तरफ? दोनों तरफ, ना केवल एक, इसके पीछे भी, दोनों तरफ कौन देता है? तो अगर एक साइड प्रिंट होता ना, तो उसको एक साइड हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? सिंप्लेक्स बोलते हैं। अगर दोनों साइड करेगा तो उसको क्या बोल देंगे? डुप्लेक्स बोल देंगे। तो डुप्लेक्सर आपका ऑप्शन होता है। जैसे प्रिंटर अगर आता भी ना, तो 2 कैटेगरी का आता है, एक सिंप्लेक्स और एक डुप्लेक्स। डुप्लेक्स में क्या होता है कि अगर
जैसे सिंप्लेक्स का पहले बताते हो। तो सिंप्लेक्स में क्या, अगर आप कोई प्रिंट निकालना चाह रहे हो तो पहले आपको या तो ऑड पेजेस निकालने पड़ेंगे या तो इवन पेजेस निकालने पड़ेंगे, अगर आगे पीछे निकालना है तो। लेकिन अगर जो डुप्लेक्स वाला प्रिंटर रहता है उसमें एक साथ आप कर देंगे कि बहुत साइड आपका प्रिंट होना चाहिए, तो एक बार में आपके सारे प्रिंट निकल जाते हैं। तो डुप्लेक्सर इसका सही आंसर हो जाएगा। और डुप्लेक्स में डी आ रहा है, डी ओ डी यू, इसका मतलब ही 2 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक्सेल वर्कबुक खालिस्तान का संग्रह है। एक्सेल वर्कबुक ये भी एमएस ऑफिस के अंदर दिए जाने वाला एक आपका वर्कबुक है। जैसे कि एमएस वर्ड होता है उसी प्रकार का एमएस एक्सेल भी होता है। तो इसमें जो वर्कबुक होता है वो किसका संग्रह होता है? तो ऑप्शन क्या दिया है, शी चार्ट, वर्ड बुक, वर्कशीट, और ऑप्शन डी कुछ दिया होगा, बट ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, वर्कशीट। जो भी एक्सेल में, ये मान के चलो कंप्यूटर है, इस एक्सेल में अगर आप एक्सेल ऐप ओपन करते हो, एमएस एक्सेल ओपन करते हो, तो यहाँ पर जो भी एक सीट बन के आता है, यहाँ पर कुछ कुछ लाइन दिए रहते हैं और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे खांचे बने रहते हैं। तो ये जो खांचे बने रहते हैं, छोटी 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 सेल्स बोलते हैं जिसको, वो क्या रहता है, आपका शीट रहता है। तो एक्सेल शीट का जो संग्रह रहता है उसी को वर्कबुक बोला जाता है, ठीक है। तो 3 डिफरेंस याद रखना। एक एमएस वर्ड में केवल वर्ड पेज आता है आपका, एमएस एक्सेल की बात की जाए तो वहाँ सीट आती है, और पावर पॉइंट की बात की जाए तो वहाँ स्लाइड्स आते हैं। तो तीनों याद रखना, ठीक है। पॉइंट में क्या आएगा, स्लाइड आएगा, एक्सेल में क्या आएगा, शीट आएगा, और वर्ड में क्या आता है, आपका पेज आता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गूगल का पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम है? अब जनरली इसको देखने से, जब मैं भी पहली बार पढ़ रहा था तो मेरे को भी लगता था कि जो गूगल पे चलता है ना, जिसको हम लोग जीपे के नाम से जानते हैं, तो मेरे को भी लगा था, ऑप्शन दिया था तो यही सही होगा, बट ये नहीं है। इसके लिए सही आंसर है आपका चेकआउट। तो चेकआउट, तो आप लोग अगर कोई मिस्टेक हो जाता है तो क्या करते हो, सीधा उठाते हो, गूगल वाइस ओपन करते हो और चेक करते हो। तो वहां से याद रखना गूगल पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम कौन सा है, चेकआउट, ये याद रखना। ये गूगल पे मत मार देना, पेटीएम तो अपना अलग है। क्वेश्चन नंबर 7, रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो रैम आपको पता होना चाहिए कैसा डिवाइस है, किस प्रकार का डिवाइस है, कमेंट करके बताइएगा। ये पिछले लेक्चर में मैंने पूछा था। तो रैम किस प्रकार का डिवाइस है, किस प्रकार का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्टोरेज डिवाइस है, या फिर क्या बोलना चाहिए कि और किसी अन्य प्रकार का, क्या किस प्रकार का होता है, ये बताना है। अब इसने पूछा, अच्छा बोला ही गया यार, सॉरी, ऑप्शन में दे दिया गया मेमोरी है। अब मेमोरी तो किस प्रकार का ये पूछा है हम लोग को, एक नॉन वोलेटाइल होता है, एक कैश मेमोरी होता है, एक वोलेटाइल होता है और वर्चुअल मेमोरी होता है। तो रैम किस प्रकार का है, वोलेटाइल मेमोरी। यहाँ पर नॉन और वोलेटाइल लिखा है, ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन मत होना। वोलेटाइल जैसे ये हिंदी का उल्टा है, जैसे हिंदी में हम लोग कुछ अलग बोलते हैं ना, एक बदलने वाला, एक ना बदलने वाला। तो इसमें नॉन लिखा है तो हमेशा लगता है कि ये ना बदलने वाला होगा, बट ये सॉरी, हाँ, नॉन लिखा है मतलब लगता है कि ये बदलने वाला होगा, बट ये नहीं बदलने वाला है, ठीक है। ये बदल जाता है, बदल जाता है मतलब कैसे, रैम, जैसे मोबाइल्स भी आते हैं 12 GB, 6 GB, 8 GB के रैम रहते हैं। अगर मान के चलो आपके पास 2% बैटरी बची है, आपने कुछ फंक्शन अपना ओपन करके रखा है ऐप, अगर आपका मोबाइल क्या हो गया, स्विच ऑफ हो गया, या फिर कंप्यूटर की भाषा में लूँ तो अगर शट डाउन हो गया, अगर फिर से आप शट ऑन करते हो ना कंप्यूटर को, तो क्या होता है कि आपके जो भी डाटा रहते हैं, जो रैम में रहते हैं, वो उड़ जाते हैं। जैसे कि मोबाइल के एग्जांपल से लूं, तो अगर मैं कहीं पर मान के चलो यहाँ पर वर्क कर रहा हूँ, ये क्या रहेगा, मेरा जो स्टोरेज डिवाइस है उसमें, बट इसमें अगर रखूँ मैं, तो इसमें क्या रह सकता है, ये उड़ने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। तो रैम आपका क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं, और किस प्रकार का है, वोलेटाइल मेमोरी है। तो वोलेटाइल मतलब बदलने वाला। और रैम भी 2 प्रकार के होते हैं, एक स्टैटिक रैम होता है और एक डायनेमिक रैम होता है। मेरे को बताइएगा स्टैटिक और डायनेमिक दोनों में कि स्टैटिक किस प्रकार का है, वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल, और डायनेमिक किस प्रकार के में आता है, क्योंकि एक अपवाद है दोनों में। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा माउस की तरह कार्य करता है? तो माउस की तरह कार्य करने वाला कौन कौन सा है? तो कीबोर्ड तो होगा नहीं, ठीक है। ट्रैक बॉल, लाइट पेन। तो ट्रैक बॉल होता है, ट्रैक बॉल एक गेमिंग में आप देखेंगे, अगर आप लोगों ने प्ले स्टेशन खेला हो, या फिर और भी आजकल जो मॉडर्न डेज के जो भी गेमिंग डिवाइसेस आते हैं, उसमें आप देखना कि ये जो ट्रैक बॉल है ना, वो होता है। ये किसका काम आता है, आपके एज अ माउस की तरह काम करने के लिए आता है। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो गूगल पर सर्च मार कर देख लीजिएगा। लाइट पेन क्या होता है? तो ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, ये आप सभी ने देखा होगा। लाइट पेन क्या होता है? अगर कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनाने गया होगा
तो देखना ड्राइविंग लाइसेंस जब आप बनाने जाओगे तो आपको जो सिग्नेचर करने के लिए दिया जाता है ना, बाहर एक बोर्ड ऐसे लगा रहता है और आपको पेन दिया जाता है, वो जो पेन है ना वही क्या है आपका लाइट पेन है। फिर देखना क्वेश्चन नंबर 9, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। मतलब ये अलग अलग 4 जो आपको नाम दिख रहे हैं ऑप्शन में, फोर्ट्रान हो गया, कोबोल हो गया, पास्कल हो गया, C++, ये सारे के सारे क्या है आपके लैंग्वेज है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में आते हैं लोग। तो ये अब इसी को पूछ रहा कि किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है, मतलब किस में डॉक्यूमेंटेशन करना सबसे आसान पड़ता है। तो सबसे आसान किस में पड़ता है, तो ये कोबोल में पड़ता है। किसमें, कोबोल में। तो सबसे आसान को कैसे याद कर लेना, बोलना सबसे आसान है, किसी भी चीज को करने से ज्यादा आसान क्या है बोलना, तो बोलने से क्या याद रखना ना, कोबोल। अब मेरे को कमेंट करके बताना कि ये जो कोबोल लैंग्वेज है वो कब डेवलप किया गया, ठीक है, कब डेवलप किया गया, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी 4 को मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो फोर्ट्रान ये भी है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। पास्कल का पास्कल ही होता है, और एक C++ है। तो कोबोल कब आया इसको आप लोग बताइएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। गूगल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्च इंजन है, वायरस है, ब्राउजर है। तो गूगल आप लोग डेली बेसिस पर यूज करते हो, तो क्या सर्च करने के लिए यूज करते हो, तो ये क्या है एक प्रकार का सर्च इंजन। अगर मैं बोलूं कि गूगल क्रोम क्या है, गूगल क्रोम क्या है, तो ये क्या है एक प्रकार का वेब ब्राउजर है, उसके अंदर ये सर्च इंजन आता है, या बोल सकते हो कि ये वेब पेज आता है, ठीक है। तो गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। डाटा या स्थान घेरने के अनुसार सबसे छोटे से सबसे बड़े श्रेणी की ओर संयोजित करना है, मतलब आपको सीक्वेंस में जमाना है, कहाँ, छोटे से बड़े की ओर, असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो डेटा है वो किस किस यूनिट का होता है। सबसे पहले तो बीट से शुरू होता है वो, फिर बाइट पे जाता है, फिर यहाँ से केबी किलोबाइट, एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट। यहाँ तक तो सब लोग जानते हैं क्योंकि आजकल सब नेट का यूज कर रहे हैं, नेट पैक डला रहे हैं, तो जीबी तक सबको पता होता है। इसी को यहाँ पर पूछा था कि किस फॉर्मेट में रहता है। अगर इतना भी आपको याद रहता तो आप इसको बना सकते थे, ठीक है। ये सीक्वेंस याद रख लेना। आगे इसके टीबी आते हैं, टेगाबाइट, ठीक है, फिर पीबी आता है और कुछ और आते हैं, इतना आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो सबसे पहले इसमें चार चीज़ों के बारे में बताया गया। चारों में आप देखो तो यहाँ केबी एमबी यहाँ तो ठीक था, लेकिन एमबी के बाद क्या आता है, जीबी, टीबी नहीं आता। तो इस सीक्वेंस को देख लो, केबी एमबी जीबी और टीबी किस में है, तो ये आपके ऑप्शन नंबर 4 में आता है। केबी आया, फिर एमबी आया, फिर जीबी आया, फिर टीबी आया, ठीक। कभी कभी पूछ देता है कि टीबी जो है उसको किस तरीके से डिनोट करना है, जीबी के फॉर्म में कितना जीबी होगा या एमबी के फॉर्म में कितना होगा, आगे क्वेश्चन को डील करेंगे। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू भी पता होनी चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले बता देता हूँ, केबी बराबर 1024 बाइट होता है आपका, इतना बस याद रखो। आगे अगर बढ़ाते जाओगे तो ये 1024 आपको जोड़ते जाना होगा, बाकी वो सीक्वेंस याद रखना। तो ये था। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं। पहले से ऑन कंप्यूटर को, जैसे कि हम लोग का मोबाइल ही ले लो, सबके पास तो मोबाइल होगा, अगर किसी के पास कंप्यूटर नहीं है तो वो मोबाइल के एग्जांपल से समझना। आपका मोबाइल आप रखे अपने हाथ में, वो काम करना बंद कर देता है, तो आप लोग क्या करते हैं, तुरंत रीस्टार्ट करते हो, तुरंत रीस्टार्ट करते हो। अब वो चालू हालत में था, फिर आप ऑन कर रहे हो, तो क्या कहलाएगा, वार्म बूटिंग। क्यों, क्योंकि वो ऑन था, ठीक है। और जब सबसे शुरू में आपके पास मोबाइल आपके हाथ में आता है या फिर स्विच ऑफ हो चुका है और उस मोबाइल को आप लोग ऑन करते हो, तो क्या कहलाता है, कोल्ड बूटिंग, ठीक है। तो री स्टार्ट करना कभी भी पूछे किसी भी चीज का, तो क्या हो जाता है, वार्म बूटिंग, क्योंकि काम कर रहे हो उस पर। और जो कोई चीज बंद पड़ा है और उसको जब आप शुरू करते हो तो क्या कहलाता है, कोल्ड बूटिंग। लॉगिंग ऑफ आप समझ लो, लॉग इन लॉग ऑफ, तो उस तरीके का चीज है ये। शट डाउन पूरी तरीके से बंद करना, जब आप कंप्यूटर को ऑफ करते हो पूरा अपना वर्क कंप्लीट के बाद, तो क्या कहलाता है आपका, शट डाउन। ये क्लियर सभी को। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ईमेल पते के 2 भाग कौन कौन से होते हैं। तो ईमेल आप लोगों ने यूज किया होगा, मान के चलो इस तरीके का होता है, मैं लिख ही देता हूँ ईमेल XYZ@, ठीक है। यहाँ पर जीमेल, अगर मेल जीमेल का यूज करते हो तो gmail.com, याहू का करते हो तो yahoo.com, आउटलुक का यूज करते हो तो outlook.com, ठीक है। तो मान के चलो ये क्या है, एक प्रकार का जीमेल
है। तो इसमें कौन कौन से दो भाग होते हैं ये आपको याद होना चाहिए। प्रयोगकर्ता का नाम व घर का पता, वैधानिक नाम तथा फोन नंबर, हस्ताक्षर तथा पासवर्ड, प्रयोगकर्ता का नाम तथा डोमेन नेम, और है ये हस्ताक्षर होगा तथा पासवर्ड। तो बेसिकली मैंने जो लिखा था वो क्या था, xyz@gmail.com, ठीक है, इस तरीके का रहता है। तो इसमें दो भाग मुख्यतः होते हैं, एक तो प्रयोगकर्ता का नाम, ये आपका नाम रहेगा, आप लोग जो भी हो जिस भी नाम से अपने आप लोग का नाम होगा आप उसको यहाँ डालते हो, या फिर नाम न डाल के जिस नाम से आप बनाना चाहते हो, ठीक है। तो ये उपयोगकर्ता का नाम बताता है, ये @ है, और ये जो इधर आता है उसको क्या बोलते हैं, डोमेन नेम। तो मुख्य रूप से दो भाग क्या होता है आपका, प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन नेम। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मेल आईडी है वो किसके द्वारा अलग होता है, किसके द्वारा दो भागों में टूटता है, तो किसके द्वारा टूटता है, @ के द्वारा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। डोमेन नेम वो नेम होता है जो आपको जीमेल एक्सेस करने के लिए अलाउ करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कैड का तात्पर्य क्या है। कैड ये फुल फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। आपके फुल फॉर्म से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन, अगर 15 क्वेश्चन आ रहा है तो 2 क्वेश्चन इस तरीके के देखने को आपको मिलेंगे। अभी जैसा कि वेटेज है और अधिकतर यही वेटेज रहता है व्यापम के एग्जाम में, तो 2 क्वेश्चन आपको फुल फॉर्म पर बेस्ड देखने को मिलेगा। तो कुछ अगर नहीं भी पढ़े हो, आपके पास बुक है, तो सिंपली फुल फॉर्म वाले कम से कम याद करके चले जाना, वो याद हो जाएगा। तब यहाँ कैड के बारे में पूछा था, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, कॉम्पैक्ट एडिट डिजाइन। तो इसका मतलब होता है कंप्यूटर एडिट डिजाइन, ठीक है, कैड। C डिनोट फॉर कंप्यूटर, A एडिट एंड डिजाइन, कैड। तो अगर कोई इंजीनियरिंग फील्ड का होगा तो उनको पता होगा कि सिविल वाले होगा या इलेक्ट्रिकल वाले जो भी हो, एक डिजाइनिंग कुछ कोर्स करते हैं, कैड बोलते हैं उसको, ऑटो कैड। तो वो जो कैड पीछे लगा होता है यही है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन सीखते हैं। इसमें डिजाइन कैसे बनाया जाता है किसी चीज का वो सिखाया जाता है। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन आप लोग याद रखना। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, www के आविष्कार तथा संस्थापक कौन है। यहाँ आविष्कारक आएगा और संस्थापक इसके कौन है। तो www जो है ये आपको बताना है कि इसका ईयर कब है। मैं तो यहाँ पर बता दे रहा हूँ ऑप्शन में कि टिम बर्नर्स-ली है, टिम बर्नर्स-ली ने इसका आविष्कार किया था, लेकिन एक कौन से ईयर में किया था ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि www इसका जो बनना है, जिस डेट में बनाया, टिम बर्नर्स-ली ने जिस डेट पे बनाया या ईयर पे बनाया वो क्या था, ठीक है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज बताऊंगा कि तैयारी अभी कर लिए होगे, 3-4 दिन का ही टाइम आप लोगों के पास बाकी है। तो अगर जितना भी पढ़ लियो, कम से कम एग्जाम दिलाने जाने से पहले ना टेस्ट सीरीज जरूर दिलाना। कोई भी हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, टेस्ट सीरीज दिलाने से बेसिकली यही होता है कि ना आप कितना पढ़ पाए हो ये आपको ना पता चलता है, आप कहाँ पर लैग कर रहे हो, कितनी सारी चीज़ें आपसे छूट रही है, कहाँ पर आप लोग पिछड़ रहे हो, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो टेस्ट सीरीज जरूर दिलाइएगा, और हमारे क्लासेस की ओर से बहुत ही कम फीस पर टेस्ट सीरीज लाई गई है, तो वो आप जाकर दिलाइएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिक्स प्रोग्राम है, वर्ड प्रोसेसर या डाटाबेस प्रोग्राम है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो ये क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज जहाँ भी देखें, जहाँ पर आप लोग ऑपरेट करते हो, लगभग हर कंप्यूटर में यही आपको देखने को मिलता है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अलावा और 2 ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम आप लोग कमेंट करके बताना मुझे। फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, पहला नेटवर्क कौन सा था, पहला नेटवर्क कौन सा था। अभी हम लोग जिस कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट नेटवर्क की बात करते हैं, उससे डेवलप्ड होने से जस्ट पहले और उसी पर आधारित ना, जो अभी हमारा पूरा इंटरनेट बना हुआ है वो उसी पर आधारित है, उसी के बारे में पूछ रहा है कि पहला नेटवर्क कौन था। तो ये था आपका अर्पानेट। अर्पानेट का फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ। ए स्टैंड फॉर एडवांस, आर स्टैंड फॉर रिसर्च, पी फॉर प्रोजेक्ट, ए फॉर एजेंसी एंड नेट फॉर नेटवर्क। तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क किसके द्वारा, तो अमेरिका के द्वारा बनाया गया था, अपने वायुसेना या सेना के लिए बनाया गया था, इतना ध्यान रखना। किसके लिए, कहाँ के लिए ये नहीं पूछेगा। अर्पानेट पहला नेटवर्क था, ये ध्यान में रखना, ठीक है, और उसका फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, स्लाइड शो देखने के लिए कीबोर्ड का कौन सा फंक्शन उपयोग होता है। अभी मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को स्लाइड के बारे में बताया था, जब मैंने ऑफिस के बारे में बताया
कि ऑफिस में 3 तरीके की चीज़ें हैं। एक तो वर्ड है जिसमें पेज आता है, एक्सेल है जिसमें कि शीट्स आते हैं, और एक बताया था मैंने पावर पॉइंट। इसी पावर पॉइंट में आता है आपका स्लाइड आते हैं। अब जितने भी आप स्लाइड बनाते जाएंगे 5, 6, 15, 20, और आप प्रेजेंटेशन में जब जाओगे तो वो एक साथ लगा के रखोगे। अब उसी को बोला कि कीबोर्ड का कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है उसको देखने के लिए, स्लाइड शो को देखने के लिए। तो जब भी आपको स्लाइड शो ओपन करना होगा, स्लाइड शो आप लोग देखना चालू करें, या फिर आप देखते देखते 15वें 20वें नंबर के स्लाइड में हैं और आपको शुरू से देखना है फिर से, तो उसके लिए F5 एक की होता है, F5 जो कि आपका फंक्शन की होता है। इसको आप क्लिक करेंगे तो आप पहले स्लाइड में भी चले जाएंगे या फिर आपका स्लाइड चलना शुरू हो जाएगा। तो दोनों बातें ध्यान रखना। अगर बोला जाए क्वेश्चन में कि पहले स्लाइड में जाने के लिए क्या दबाएं, तो भी F5, जो कि अभी लेबर इंस्पेक्टर के क्वेश्चंस में आया था। अगर आप लोगों में से किसी ने दिलाया हो तो उस एग्जाम में पूछा गया था ये F5, ठीक है। और बोला कि स्लाइड शो देखना है तो कौन सा की दबाए, तो भी F5। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर 2-4 और फंक्शन की दिए गए, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, वर्ड में काम आएगा। MS वर्ड में जो शॉर्टकट की पूछते हैं उसमें F2। अगर बहुत सारे फाइल्स हैं, मान के चलो 1, 2, 3, 4 इस तरीके के फाइल हैं, इनमें से मान के चलो इस फाइल को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसका मुझे नाम चेंज करना है, तो सेलेक्टेड फाइल का नाम चेंज करने के लिए ना आप F2 दबा सकते हो। F2 दबाते ही वहाँ पर आपको नेम चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो रीनेम करने के लिए किसका यूज कर सकते हैं, F2 का। अब इस F2 के साथ अगर आप कंट्रोल यूज करते हो, कंट्रोल प्लस F2, तो इससे क्या हो जाएगा, प्रिंट प्रीव्यू। क्या हो जाएगा, प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू, आपको प्रिंट प्रीव्यू मतलब क्या, जब आप डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट निकालते हो तो प्रिंट निकालने से पहले जिस फॉर्मेट में वो दिखाई देता है आपके डेस्कटॉप पर, या फिर आप देखना चाहते हो कि वो डेस्कटॉप पर कैसा दिखाई देगा या फिर प्रिंट निकलने के बाद कैसा दिखाई देगा, तो किस में देख पाओगे आप लोग, प्रिंट प्रीव्यू। मतलब कंट्रोल प्लस F2 दबाओ, वो बता देगा कि हाँ इस फॉर्मेट में आपका दिखाई देने वाला है। अब इसके साथ एक चीज और याद रखना, शिफ्ट प्लस F2। अगर मैं शिफ्ट प्लस F2 दबा दूं तो ये हो जाता है क्या, कॉपी, ठीक है, कॉपी हो जाता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस फाइल को स्थायी तौर पर रिसाइकल बिन में भेजे बिना डिलीट करने के लिए खाली स्थान दबाएं। मतलब बोल रहा है कि आपको रिसाइकल बिन में नहीं भेजना है। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट अपना डिलीट करना चाहते हो अपने कंप्यूटर से, तो उसके अधिकतर क्या होता है कि 30 दिन के लिए रिसाइकल बिन में रह जाता है, ठहर जाता है। लेकिन वो बोल रहा है कि डायरेक्ट डिलीट करना है, आपके स्टोरेज को पूरा खाली करना है, रिसाइकल बिन में भी मत रहे। तो इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए आपको दबाना है शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट एक काम आता है। अब याद रखने का अच्छा तरीका है, पर्सनली मत लेना कोई भी। तो मान के चलो शिफ्ट, अब जिंदगी में कोई ना कोई आते रहता है, कोई ना कोई जाते रहता है, तो एक की जगह दूसरे को शिफ्ट करना है, तो शिफ्ट। अब डिलीट कर रहे हो ना, अब उसको क्या कर रहे हो आप, पूरी तरीके से डिलीट कर रहे हो, रिसाइकल बिन में भी नहीं रखना है, तो डिलीट याद रख लेना। तो किसी को शिफ्ट करके डिलीट करना है तो शिफ्ट प्लस डिलीट, वो ऑटोमेटिकली चले जाएगा आपके माइंड से भी और जहां भी है वहां से चले जाएगा, ठीक। तो शिफ्ट प्लस डिलीट याद रख लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 1 TB बराबर होता है 1 TB। अभी इसी की बात कर रहा था मैं, लाइन से जब आप लोग को सीक्वेंस बताते गया, तो इसमें बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन जो है 1 TB के बराबर होता है। तो पहले तो सबसे पहले TB जान लो, ये TB है। मैंने बताया था इससे छोटा क्या होगा, GB होगा, उससे छोटा MB, फिर KB, उधर बाइट। अब मैंने बताया था कि 1 KB बराबर क्या होता है आपका 1024 बाइट। अब एक KB के फॉर्मेट में भी है इसलिए मैं बता रहा हूं। अगर मेरे को GB में जाना है तो यही क्या हो जाएगा 1024, ये कॉमन रहेगा 1024। GB में जाना है तो KB यहाँ, GB से मुझे क्या जाना है, सॉरी ये MB होगा, ये MB होगा। अब मुझे MB से जाना है कहाँ, GB में, ये MB हो जाएगा। अब GB के बाद मैंने बताया था क्या आता है TB, तो ये सेम चलेगा 1024 GB इज इक्वल टू TB, तो इसके बराबर होगा। अब वहाँ 1024 लिखा है, यहाँ पर 10 की घात 3 के रूप में दिया है, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना 1024 किसके आसपास दिख रहा है आपको, 1000 के आसपास, और इसको क्या लिख सकते हो 10 की घात 3, 1 2 3 जितना जीरो रहता है उतना घात आ जाता है, अगर जिसका मैथ्स वीक हो समझ लो। तो इसको अप्रोक्सीमेटली ये लिख सकता हूँ,
तो मतलब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन ए तो सही होता है। अब मैं देख रहा हूँ आगे MB में के फॉर्म में दिया और 10⁻6 कर दिया। 10⁻6 मतलब क्या, 10⁻3 मल्टीप्लाई 10⁻3 ही क्या होता है, 10⁻6, क्योंकि घात आपस में जुड़ जाते हैं तो 6। तो यहाँ से 6 के रूप में दिख रहा है। अब ये इसको इस फॉर्मेट को ऐसे मैं लिखूंगा, मैंने वहां से यहाँ लाया लेकिन ऑप्शन क्या दिया है, 6 का फॉर्मेट में। आपको समझाना चाह रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ का 2 भाग में तोड़ दिया। और इसके पीछे अगर मैं यहाँ पर क्या लगाऊं, MB, तो आपको पता है ये कितना MB होगा, 1 GB के बराबर। और 10⁻3 GB क्या होता है, TB। तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया। सिमिलर प्रोसेस यहाँ 10⁻9 वाले में होगा। क्यों, यहाँ पर एक बार और मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया आपका के, ये MB को हटा देता हूँ मैं, क्या कर देता हूँ KB, इसको मान के चलो मैं कर दिया KB। तो ये इतना KB क्या हो गया, 1 MB के बराबर, इतना क्या हो गया 1 GB के बराबर, और 1 GB के बाद ये क्या हो जाएगा आपका 1 TB के बराबर। तो ये भी क्या हो गया आपका सही। तो उपयोग सही आपका आंसर रहता है। ये तो अभी इस फॉर्मेट में दे दिया है, कभी कभी ना मल्टीप्लाइड रूप में भी देता है, 1024 का ना मल्टीप्लीकेशन में रहता है, तो आपको करके देखना पड़ेगा, तो वो जान लेना, ठीक है। 21वें क्वेश्चन को देखते हैं। एक तकनीक जिसमें एक प्रोग्राम IP प्रसारण एड्रेसिंग ऑपरेशन का दुरुपयोग करके एक नेटवर्क पर हमला करता है, क्या कहलाता है। तो इसमें जनरली ये बोल रहा है कि IP एड्रेस आप लोग को पता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसका यूज करके क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग करके किसी नेटवर्क पर हमला करने के लिए बनाया जाता है या हमला करता है, तो क्या कहलाता है आप लोगों का, स्मर्फिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, स्मर्फिंग। देखो 2-3 टर्मिनोलॉजी है जो कि ना कंफ्यूजिंग होगी, एक स्मर्फिंग, एक स्पूफिंग, ठीक है, और एक स्निफिंग दिया हुआ है, यहीं पर स्पूफिंग दिया हुआ है, और एक फिशिंग आता है, फिशिंग। सबसे पहले फिशिंग ही समझाता हूं तो समझ जाओगे। फिशिंग मतलब क्या होता है, नॉर्मली जनरली टर्म में यूज करो तो क्या, मछली पकड़ना, मतलब किसी को जाल में फंसाना, मछली को जाल में ही पकड़ के फंसा के पकड़ोगे, तो किसी व्यक्ति को जाल में फंसाना ही क्या कहलाता है, फिशिंग। लेकिन किस वे में, जो आपका नेटवर्क है, इंटरनेट है, इंटरनेट के माध्यम से फंसाना, वो क्या कहलाया जाएगा, फिशिंग। इसमें क्या किया जाता है कि जो भी व्यक्ति है, मान के चलो मैं हूं और मैं आप लोगों में से किसी एक को फंसाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, जो एक बहुत ही अच्छा कंपनी है उसका या दूसरों का नाम बताकर मैं आपके पास ना मेल भेजूंगा या फिर कांटेक्ट करूंगा कि मैं यहाँ जैसे कि बीच में बहुत फ्रॉड होते थे, कॉल फ्रॉड की, हम SBI से बात कर रहे हैं या बैंक का नाम लेके बात करते थे और पैसे चोरी करते थे, सेम केस क्या आता है, ये फिशिंग में आता है, ठीक है। लगभग आसपास आप लोगों ने सुना होगा, वो सेम केस क्या कहलाता है, फिशिंग कहलाता है। स्मर्फिंग में क्या है, ये साफ साफ लिख दिया है। इसमें क्या करते हैं स्मर्फिंग में, यहाँ तो जो दिया है भाषा, उसको आप वो ना समझ के मैं बता रहा हूँ, उसको समझना कि ये लोग क्या करेंगे। मान के चलो एक अमेजोन वेबसाइट है, तो अमेजोन के नाम पर ना सेम टू सेम दिखने वाला एक नया वेबसाइट बनाएंगे जो कि नकली वेबसाइट रहेगा, और उसके माध्यम से आप लोगों को भ्रमित करेंगे। जैसे इंस्टाग्राम में अधिकतर होता है 250 रुपये में, 300 रुपये में स्वेट शर्ट, इस तरीके का एडवर्टाइज आते रहता है, और लोग उसके छलावे में आ जाते हैं और परचेस कर लेते हैं, उनका पैसा भी डूबता है, सामान भी नहीं आता। तो सेम गज कहाँ होता है, स्मर्फिंग। इसी को बोल रहा है कि IP प्रसारण एड्रेसिंग ऑपरेशन का दुरुपयोग करके एक नेटवर्क पर हमला करना, ठीक है, सेम चीज इसकी रहती है। और ये स्पूफिंग भी सेम केस होता है, ठीक है, उसी के जैसा रहता है, थोड़ा सा बस माइनर डिफरेंस रहता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट आपको स्थायी दुकानों का विवरण देती है। स्थायी दुकानों मतलब, ठीक है, आपके आसपास जो भी दुकान है उसको बताएगा। तो जस्ट डायल बोल रहे हो, ये अलग चीज है, ठीक है, आपका ये लोकल शॉप बताएगा। स्थानीय दुकानों के बारे में, तो स्थानीय मतलब लोकल, ठीक है, तो लोकल आसपास के दुकानों के बारे में कौन जानकारी देता है, आपका localshops.com। तो ये याद रखना। जस्ट डायल तो एक आपका अलग ही वेबसाइट है, जैसे कि अमेजॉन हो गया, स्नैपडील हो गया, उस तरीके के। तो लोकल शॉप को आपको ध्यान में रखना है। ये लोकल से आप पकड़ लोगे कि स्थानीय के बारे में बात कर रहे हैं। 23वां नंबर देखते हैं। इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल क्या है। तो अभी में हमने इससे पहले पढ़ा, IP प्रसारण का दुरुपयोग करके, वही IP है आपका संचार प्रोटोकॉल, TCP या IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। आप कोई भी वेबसाइट अगर बना रहे हो या उस पर ऑपरेट करना चाह रहे हो या वहां जाना चाह रहे हो, तो ये IP के बिना आप नहीं जा पाएंगे। यहाँ पर और भी नाम दिए गए, HTTP, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक होता है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो इसका ध्यान रखना, इनमें से कोई एक आध क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए। फिर देखते हैं 24वां नंबर का क्वेश्चन। MS ऑफिस सॉफ्टवेयर ग्रुप के साथ कौन सा स्प्रेडशीट एप्लीकेशन आता है।
स्प्रेडशीट शीट की बात किया, शीट किस में आएगा, एक्सेल में, तो MS एक्सेल आपका आंसर हो जाएगा। वर्ड की बात करता तो MS वर्ड, और स्लाइड की बात करता तो पावर पॉइंट। वर्ड में पेज आ जाता, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टोर में हर बेचने वाले उत्पाद पर छपे हुए यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को पढ़ने के लिए उपयोग में आने वाला उपकरण क्या कहलाता है। मान के चलो आप लोग गए आसपास कोई दुकान, उसके पीछे साइड देखना आप लोग, काले कलर की पट्टी में ऐसे बहुत सारे मोटे लाइन, पतले लाइन, फिर मोटे लाइन, फिर पतले लाइन ऐसे लिखे रहते हैं, एक पैटर्न में, सर्टेन पैटर्न में लिखा रहता है। वो क्या रहता है, बार कोड रहता है। वो क्या रहता है, ये जो लिखा रहता है वो क्या रहता है, बार कोड। क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकते हैं ना। जो प्रोडक्ट के पीछे कोड लिखा रहता है वो क्या कहलाता है, बार कोड। अब इसको पढ़ने के लिए जो उपकरण कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, बार कोड रीडर, ठीक है। प्रिंटर के बारे में पता है, प्रिंट निकालना है तो प्रिंटर। लेजर लाइट ये एक उपकरण होता है, और स्पाई कैम, चोरी छिपी किसी चीज के ऊपर निगरानी करना, तो ये स्पाई कैम काम में आता है, ठीक है। तो इतना था 25 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा जितने भी मैंने क्वेश्चन आप लोगों को पूछे हैं, और जो भी आप लोग के डाउट होंगे वो भी आप पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।